गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत भाषा में आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो संस्कृत भाषा है उसमें संधियों का अध्ययन करेंगे कि संस्कृत भाषा में संधि कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है तथा संधि के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखो ये संधि, आज हम किसका अध्ययन करेंगे? संधि का। संधि सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये जो मैंने संधि शब्द लिखा है ये दो प्रकार से लिखा है, एक तो बीच में न है और एक अनुस्वार है। तो इन जो संधि शब्द है इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो संधि शब्द का निर्माण सम उपसर्ग, सम तो क्या है इसमें उपसर्ग है, प्लस धा धातु, धा क्या है इसमें धातु है, और की प्रत्यय के योग से, की प्रत्यय के योग से, की प्रत्यय के योग से इस संधि शब्द का निर्माण हुआ है। तो अब इसमें आगे देखो कि ये सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है, लेकिन अब इसको कैसे ये संधि शब्द बनता है? देखो सबसे पहले तो जो की प्रत्यय है इसमें जो क है इसकी एक सूत्र आता है लशक्कौ तद्धिते, लशक्कौ तद्धिते, तद्धिते। ये संज्ञा प्रकरण में आता है, संस्कृत भाषा के संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र आता है लशक्कौ तद्धिते। इस सूत्र से जो की प्रत्यय के क है इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा, और तस्य लोप इत संज्ञा हो जाती है तथा तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा। लशक्कौ तद्धिते सूत्र से इसकी क्या हो जाती है? क की इत संज्ञा, और तस्य लोप है, तस्य लोप है, तस्य लोप है सूत्र से इसका क्या हो जाता है? कै का लोप हो जाता है। तो अब यहां से इस कै का क्या हो गया? लोप हो गया। तो अब क्या बचेगा? सम उपसर्ग प्लस धा धातु, अब क्योंकि कै की प्रत्यय में से कै का लोप हो गया तो क्या बचेगा? ई शेष रह जाता है। अब देखो अब ये जो अगला शब्द है धा, ये धा शब्द है तो धा धातु है, इसमें से धा के आ का, इसमें जो कि धा में आ की मात्रा है इसके आतो लोप है, आतो लोप इटिच, इटिच सूत्र से, आतो लोप इटिच सूत्र से धा के जो आ है, धा का जो आ है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो अब इसमें क्या बचेगा? सम उपसर्ग प्लस ध में से आ का लोप हो गया तो क्या हो गया? द हलंत प्लस ई। अब ये क्या बच गया? ई। अब ये सम, सम क्या हो? उपसर्ग है, इसमें जो मैं है, मैं हलंत है, मैं क्या है? आधा। तो आधा है, इसमें एक सूत्र आता है इसके लिए मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार सूत्र से इस मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा, यानी मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? अब क्या से मो अनुस्वार सूत्र से मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार, प्लस क्या हो जाएगा? ध है, यहाँ पे द हलंत है, आधा है, और प्लस क्या है? ई है। तो अब इन तीनों शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? संधि शब्द बनेगा। देखो सम का सम, ध में ई की मात्रा आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? धी। ये तो हो गया हमारा संधि, ये वाला संधि शब्द क्या हो गया? ये हो गया। अब हम दूसरा वाला जो संधि शब्द है वो कैसे बनाए? तो इसमें ये जो एक सूत्र आता है कि अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है संधि के ऊपर, तो अनुस्वारस्य एक सूत्र आता है, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यही परस वर्ण है, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है। तो अनुस्वारस्य मतलब जो स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके स्थान पर परस्वर्ण, परस्वर्ण माने जो ये बाद में ध है इसका अंतिम अक्षर, तो ध किस में आता है? तय वर्ग में, त थ द ध न। तो ध के तय वर्ग में आता है, तय वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? न है। तो इसके अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? न। से का से अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? प्लस आधा न और प्लस धी। अब इन तीनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा? स का से, आधा न और धी का धी। तो क्या हो जाएगा? संधि। इस प्रकार ये क्या होता है? संधि शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार ये संधि शब्द क्या हो जाता है? निष्पन्न होता है। एक बार दोबारा देखिए कि ये संधि शब्द बना कैसे है कि सम उपसर्ग धा धातु, सम उपसर्ग धा धातु प्लस की प्रत्यय के योग से, सम तो उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय के योग से, तो सम में तो सम रह जाएगा, धा के आ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो
धा के आ का लोप हो जाएगा और की में से कै का लोप हो जाता है, तो क्या हो जाएगा सम प्लस ध प्लस ई, तो ये क्या बन जाता है मो अनुस्वार सूत्र से मैं को अनुस्वार, तो ये क्या बन जाएगा संधि, सम प्लस ध प्लस ई बराबर संधि। और इस जो अनुस्वार है इसके ऊपर इसका एक सूत्र आता है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है। तो अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण यानी जो बाद वाला अक्षर है, मतलब बाद वाला अक्षर कौन सा है ध है, उसका अंतिम अक्षर, बाद वाला जो अक्षर है उस वर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा है ध, तय वर्ग में आता है, तय वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है न है, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा न। तो इस प्रकार ये क्या होता है संधि शब्द निष्पन्न होता है। तो अब आप जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो संधि शब्द बना है वो किन किन शब्दों के योग से बना है। अब संधि किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। जैसे हमने हिंदी भाषा में पढ़ा है कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संस्कृत भाषा में संधि को संहिता भी कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में इसका एक सूत्र है परः सन्निकर्ष सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी पर यानी परस्पर, सन्निकर्ष यानी अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं संहिता यानी संधि कहते हैं, यानी परस्पर वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। एक दूसरा और आता है वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि, यानी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या हो गई, परः सन्निकर्ष संहिता, यानी परस्पर वर्णों की अत्यधिक समीपता या निकटता को क्या कहते हैं संधि कहते हैं, अथवा वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद। सामान्यतः संस्कृत भाषा में संधि के 3 भेद होते हैं, सामान्यतः संस्कृत भाषा में संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं 3, और वो भेद कौन से हैं, पहला है अच संधि, अच संधि, अच संधि, अच संधि, अच संधि को जिसे हम क्या कहते हैं स्वर संधि कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं स्वर संधि। दूसरा है हल संधि, हल संधि, दूसरा भेद कौन सा है हल संधि। हल को हिंदी में क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं, हल को हिंदी में क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा जो भेद है वो क्या है विसर्ग संधि है, तीसरा भेद कौन सा है विसर्ग संधि। तो संस्कृत भाषा में संधियों के कितने भेद हो गए, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अच संधि किसे कहते हैं, अच संधि किसे कहते हैं। अच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अच का मतलब क्या होता है स्वर। तो अच संधि का जो परिभाषा है वो क्या है, दो स्वर वर्णों के मेल को अच संधि कहते हैं, अर्थात जहाँ पर दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वहाँ पर कौन सी संधि होती है, अच संधि होती है। अच संधि यानी स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, सामान्यतः संस्कृत भाषा में स्वर संधि के 8 भेद माने जाते हैं। सामान्यतः संस्कृत भाषा में स्वर संधि के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, 8 भेद हैं। और वे 8 भेद कौन कौन से हैं, हम उसको देखते हैं कि स्वर संधि के जो 8 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, पहली संधि कौन सी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। और दीर्घ संधि का जो संस्कृत भाषा में एक सूत्र आता है इसका अकः सवर्णे दीर्घ है, यानी समान अचवर्णों के मेल में जहाँ पर दोनों तरफ क्या हो समान अचवर्ण हो तो वहाँ पे क्या हो जाती है दीर्घ संधि। दूसरी संधि कौन सी है, गुण संधि। दीर्घ के बाद कौन सी आती है, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुणे। तीसरी संधि है इसमें वृद्धि संधि, तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तीसरी संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। अगली संधि है इसमें यण संधि, यण संधि,
यण संधि। अगली संधि है पांचवी अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि। छठी संधि है इसमें, अयादि के बाद आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। सातवीं संधि है इसमें पर रूप संधि। पर रूप संधि। सातवीं संधि कौन सी हो गई? पर रूप संधि। और आठवीं संधि है इसमें प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। आठवीं संधि कौन सी हो गई? प्रकृति भाव संधि। तो संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर संधि है, संस्कृत वर्णमाला में जो अच संधि है, अच संधि, उनको कितने वेद हो गए? उनके 8 वेद हो जाते हैं। कितने? 8 वेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में इन जो संस्कृत भाषा है उसमें जो अच संधि है उसके कितने वेद हो गए? 8 वेद हो गए। अब हम सबसे पहले इसमें दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। किस संधि का अध्ययन करेंगे? दीर्घ संधि का। तो आप देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र संस्कृत भाषा में एक सूत्र आता है, संस्कृत भाषा में दीर्घ संधि का कि अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ यानी अक प्रत्याहार के बाद समान अच वर्ण हो, यानी अक प्रत्याहार के बाद समान अच वर्ण हो तो वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। उसको संस्कृत में कहें अक वर्णाद्यचि परे, अक वर्णाद्यचि परे स्वर दीर्घ रूप एकादेश शात है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के वर्ण के परे समान अच वर्ण हो तो उसमें क्या होती है? दीर्घ संधि। जैसे हिंदी में देखते हैं अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के परे, परे का मतलब होता है बाद, अक प्रत्याहार के परे समान अच वर्ण, समान अच वर्ण हो तो पूर्व यानी पहले, तथा पर का मतलब होता है बाद, पूर्व तथा पर वर्णों, पूर्व तथा पर वर्णों को दीर्घ रूप एकादेश होता है। यानी अक प्रत्याहार के वर्ण के परे, परे का मतलब होता है बाद में, समान अचवर्णों मतलब जो वर्ण पहले है वही क्या हो? बाद में हो। तो पूर्व तथा पर वर्णों के पूर्व तथा पर वर्णों को दीर्घ रूप एकादेश होता है। अब इसको और आसानी से समझिए, जैसे कि अब इसमें देखो अक प्रत्याहार आ गया, अक प्रत्याहार हो गया, फिर बाद में क्या हो? समान अचवर्ण हो, समान अचवर्ण। अक प्रत्याहार के बाद क्या हो? समान अचवर्ण हो तो उसको क्या हो जाता है? दीर्घ। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ई, उ, री और लृ। ए, ई, उ, री, लृ, ये कौन से हो गए? अक प्रत्याहार। यानी अक प्रत्याहार के बाद में, इनके बाद में क्या हो? समान वर्ण, यानी ए या आ, ए के बाद आ भी सी में माना जाता है, ई के बाद ई भी सी के अंतर्गत आ जाता है, उ में बड़ा उ, री का बड़ा रूप और लृ क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो अक प्रत्याहार में कौन से आ गए? कौन कौन से वर्ण आ गए? ए, ई, उ, री और लृ, ये वर्ण आ गए। अब इन वर्णों के बाद यानी ए के बाद यदि ए ओब्लिक आ जाता है तो इन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ रूप। इनका यानी क्या होता है? बड़ा। ए और आ के बाद ए या आ आता है तो उसका क्या हो जाता है? आ। ई प्लस ई के बाद ई या ई आ जाता है तो इसको भी क्या हो जाता है? बड़ा ई।
ऊ के बाद ऊ प्लस ऊ के बाद ऊ प्लस ऊ के बाद क्या आ जाता है, ऊ आ जाता है, तो इसका भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और री के बाद, री और री दोनों के बाद क्या आ जाता है, बड़ा री, और री के बाद बड़ा री आ जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, री हो जाता है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ली क्या होता है, हमेशा छोटा, तो ली का हमेशा क्या रहेगा, ली रहेगा। अर्थात अकह सवर्णे दीर्घ है, तो अक का मतलब क्या हो गया, अक प्रत्याहार। अक क्या है, इसमें प्रत्याहार है, प्रत्याहार, यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से बना गए, ए ई ऊ री और ली, यानी ए ई ऊ री और ली, इन वर्णों के बाद इनके जैसे ही कोई समान वर्ण बाद में हो, यानी ए के बाद ए हो, आ के बाद ए या आ के बाद ए या आ हो, ई या ई के बाद ई या ई हो, और ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ हो, और री या री के बाद री या री हो, तो इनको क्या हो जाता है, दीर्घ रूप एकादेश हो जाता है। अब जैसे हम उदाहरण से समझेंगे कि जैसे इनको बना कैसे है, तो आप देखें, जैसे उदाहरण देखिए इसका। अब सबसे पहले एक उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसमें, जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तो देव, जिसमें देखो ये देव शब्द है, इसमें क्या है, दे है, फिर वह में वह है, जो वह है ये दो वर्णों से मिलकर बना है, वह में किसकी मात्रा है, ये वह शब्द है, वह जो व आधा और प्लस ए है इसमें, तो इसमें क्या है, ए, तो वह शब्द किससे बना है, वह प्लस ए से, तो इसमें जो ए है, इसमें इधर क्या हो गया, ए हो गया, और बाद में क्या हो गया, आ, तो इन दोनों ए और आ, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएंगे, आ, तो ये क्या बन जाएगा, देव, तो वह में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्योंकि ए और आ मिलकर क्या हो गए, आ, तो देवा, और लय का लय जोड़ देते हैं, देवालय। दोबारा देखिए इसी को देखो, दोबारा देखो, देव शब्द है, प्लस में क्या है, आलय है, तो देव शब्द में अंतिम किसकी ध्वनि आ रही है, वह में क्या है, ए की ध्वनि है, और प्लस में क्या है, आ है, तो इसमें ए, वह में ए है, और बाद में क्या है, आ है, तो ए और आ मिलके क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। अब इन दोनों वर्णों के स्थान पर, इसमें जो ए है और बाद में जो आ है, तो इनके स्थान पर क्या हो गया, आ, तो ये क्या बन जाएगा, देवालय, दे का दे, वह में आ, ए और आ मिलके क्या हो गए, आ, तो आ जुड़ जाएगा, वा, और लय का लय, और यह का यह, देवालय, तो जिसमें क्या कौन सी संधि हो गई, इसमें हो गई दीर्घ संधि, इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अगला उदाहरण देखिए इसी में, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक में जो कै शब्द है, अंतिम जो शब्द कौन सा है, कै है, और बाद में क्या है, आ है, कै में किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, ए की, तो इसमें जो ए है और इसका जो आ है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। तो अब इन दोनों शब्दों को मिला देंगे आपस में, तो देखो पुस्तक का पुस्तक, कै में किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की, तो पुस्तका, ये वाला आ हट गया क्योंकि इसमें जुड़ गया, और लय का लय, पुस्तकालय, पुस्तकालय। अगला उदाहरण देखो, हरि प्लस ईश है, हरि प्लस ईश है, हरि, री में किसकी ध्वनि है, ई की, और बाद में कौन सी है, बड़ी ई, तो ई और ई मिलके क्या हो जाते हैं, दोनों बड़ी ई हो जाते हैं। तो अब देखो, है का तो है लिख दिया, अब रे में किसकी मात्रा थी, ई की मात्रा थी ना, ये वाली छोटी वाली ई की मात्रा थी, और बाद में इसके बाद में कौन सी, बड़ी वाली आ गई। अब ई और ई मिलके क्या हो जाते हैं, बड़ी, समान वर्ण हो गए ना, ई और ई, इसलिए इस रे में किसकी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, मतलब ये वाली ई आ जाएगी, तो हरी, और शय का शय, हरीश है, हरि प्लस ईश बराबर हरीश है, तो ये क्या हो गया, हरीश है, ऐसे बन गया। आप देखो अगला उदाहरण देखो, जैसे भानु, अगला उदाहरण देखो, भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस
उदय। तो भानु में किसकी मात्रा है? ऊ की, छोटा ऊ है, और बाद में क्या है? ऊ है। तो ऊ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ। ऊ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ। तो क्या बन जाएगा ये? भा का भा लिख देते हैं अपन। नू का जो नू छोटा है तो इसमें ऊ की मात्रा छोटी है, अब क्या हो जाएगी? बड़ी। भानु दय का दय, ये क्या बन गया? भानुदय है। तो इस प्रकार इसमें कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। भानु प्लस उदय, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। जैसे अगला है पुस्तकालय हो गया, देवालय हो गया। एक मिनट। इस प्रकार भानुदय हो गया, हरीश हो गया, और वाचनालय, वाचन प्लस आलय, वाचन प्लस आलय। तो न में किसकी मात्रा है? ए की। न में क्या है? ए की ध्वनि है, और बाद में क्या है? आ। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ। तो देखो वा का वा लिख दिए, चे का चे, न में किसकी मात्रा आ जाएगी? आ की मात्रा आ जाएगी, ना। और ये वाला ए आ, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया इसलिए हट जाएगा, और ले का ले। तो ये क्या हो गया? वाचनालय। इस प्रकार ये जो दीर्घ संधि है, इसके दीर्घ संधि का निर्माण इस प्रकार होता है। अब आगे उदाहरण देखते हैं हम। तो दीर्घ संधि का मैंने बताया कि अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अक का मतलब होता है अक प्रत्याहार, यानी ए, ई, उ, री, लृ वर्णों के बाद उनके जैसा ही कोई समान वर्ण आ जाए, उनके जैसा ही कोई समान वर्ण आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाती है? वहाँ पे हो जाती है दीर्घ संधि। जैसे मैंने उदाहरण बताए थे, देवालय, 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 पुस्तकालय, पुस्तकालय, और विद्यालय। जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। विद्या प्लस आलय का क्या हो जाएगा? विद्यालय। और हरीश, 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 हरीश में हो गया सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य प्लस उदय, ए और ये तो गुण संधि का हो गया सूर्योदय। तो जैसे तो इस प्रकार देवालय, पुस्तकालय, हरीश, विद्यालय, वाचनालय आदि में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। इस प्रकार हमने जाना कि संस्कृत वर्णमाला में जो पहली संधि होती है दीर्घ संधि, वो कौन, उसका सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद क्या हो? समान अच वर्ण हो। अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद समान अच वर्ण हो तो वहाँ पे क्या हो जाती है? दीर्घ संधि। जैसे देवालय में कौन सी है? दीर्घ संधि है। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। हरीश, हरि प्लस ई से हरीश में दीर्घ संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि है। वाचनालय में भी क्या होती है? दीर्घ संधि है। और आगे उदाहरण देखिए, भानुदय, जैसे भानुदय का बताया था, भानुदय में भी कौन सी संधि हो गई? भानुदय में भी दीर्घ संधि हो गई, भानुदय में दीर्घ संधि हो गई। और इस प्रकार ये दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हो गए। अब हम अगली संधि देखते हैं। अब हम संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत भाषा में जो अगली संधि है, आज संधियों में जो अगला भेद है वो है गुण संधि। दूसरी संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या है? गुण संधि का सूत्र है आद गुण है, सूत्र है आद गुण है, आद गुण है। तो संस्कृत वर्णमाला में जो संधि का जो दूसरा भेद है वो कौन सी है? गुण संधि है। और गुण संधि का सूत्र कौन सा है? आद गुण है, यानी आद गुण है। मतलब कहने का मतलब क्या है? ए, इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या हो गया? ए या आवर्णों के बाद, ए या आवर्णों के, ए या आवर्णों के बाद अच वर्ण हो, अच वर्ण, ए या आवर्णों के बाद अच वर्ण हो तो इन्हें
गुण रूप एकादेश होता है। यानी ए या आ वर्णों के बाद अच वर्ण हो तो इन्हें गुण रूप एकादेश होता है। ए या आ वर्णों के बाद, जैसे ए ओब्लिक आ के बाद क्या हो, प्लस में क्या हो, ई, ऊ, री और ली शब्द हो। ए या आ वर्णों के बाद क्या हो, ई, ऊ, री और ली शब्द हो तो इनको क्या हो जाता है, गुण रूप है। तो इनका क्या हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। गुण, तो गुण में क्या हो जाएगा, जैसे ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, ई या बड़ी ई आ जाए, तो इसमें क्या होगा, ए और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए या आ के बाद क्या आ जाए, ई, तो ए और आ के बाद ई हो तो इसको क्या हो जाए, ए, और ए और आ के बाद ऊ आ जाए, ऊ आ जाए तो इसको क्या हो जाए, ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ए और आ के बाद क्या आ जाए, ऊ आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ओ। ए तथा आ के बाद, ए या आ के बाद री आ जाता है, क्या आ जाता है, री, तो री का क्या हो जाता है, गुण संधि में अर हो जाता है। और री आ जाता है, ए अथवा आ के बाद ली शब्द आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, अल। तो संस्कृत भाषा में जो हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं उसमें संधि प्रकरण में स्वर संधि का दूसरा भेद कौन सा है, गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण है। आद गुण का तात्पर्य क्या है, ए या आ वर्णों के बाद अच वर्ण हो तो इन्हें गुण रूप एकादेश होता है। एकादेश का मतलब यहाँ पे है यानी दोनों वर्ण ए और ई, जैसे ये दो वर्ण है, पूर्व वर्ण और परवर्ण, पूर्व वाला वर्ण है और पर वाला वर्ण है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एकादेश का मतलब होता है एक हो जाते हैं। अर्थात ए या आ वर्णों के बाद ई हो तो ए हो जाता है, ए या आ के बाद ऊ हो तो ओ, री हो तो अर हो जाता है, ए या आ वर्ण के बाद ली हो तो इसका क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इस प्रकार अच संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि, इसके शब्दों का निर्माण होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है इसका, देव प्लस इंद्र शब्द है, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो वह में किसकी ध्वनि है, ए की है, और बाद में क्या है, ई है, तो ए और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए और ई मिलके क्या हो जाते हैं, ए। अब तो इसको बनाएंगे, देखो दे का तो अपन ने क्या लिख दिया, दे, वे, और वह में किसकी ध्वनि ए और ई में मिलकर क्या हो गए, ए, तो वह में से ए की मात्रा हट गई और इधर से क्या हट गया, ई हट गया, दोनों मिलकर क्या हो गए, ए हो गए, तो वह में किसकी ध्वनि आ जाए, इसकी मात्रा आ जाएगी ए की, तो ये क्या, वह में किसकी मात्रा, ए की, देवे, और नद्र का नद्र, क्योंकि ई तो यहाँ पे आ गया इसलिए हट गया, और नद्र का नद्र, तो देवेंद्र। इस प्रकार ये क्या होता है, देवेंद्र शब्द का निर्माण होता है। तो देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि हो गई, इसमें हो गई गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। अब अगला देखो, इसी में देखो इसका एक और उदाहरण देखिए, राका प्लस ईश है, राका प्लस ईश है। राका, का में किसकी मात्रा है, आ की, और बाद में क्या है, ई है, तो आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो अभी क्या बन जाएगा, राका रा, का में से आ की मात्रा हट गई तो ये कै रह गया, और ई इधर से हट गया तो ये क्या हो गए, ए हो गए, दोनों मिलकर। का में से आ लिया और इधर से ई ले लिया, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। तो कै में किसकी मात्रा आ जाएगी, ए से, ए की, तो कै में किसकी मात्रा, ए की, राके, और शय का शय, शय का शय, इस प्रकार क्या बन गया, राकेश है। इस प्रकार गुण संधि में जो राका प्लस ईश है इसका क्या बन जाता है, राकेश बन जाता है, और यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। तो आज हमने देखा कि संस्कृत वर्णमाला में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि के कितने भेद होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में अच संधि के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि,
पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। और आज हमने जाना कि सबसे पहले आज हमने संधि देखी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र मैंने बताया था अकः सवर्णे दीर्घे, यानी अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद, अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद समान अचवर्ण हो तो वहाँ उन दोनों को समान अचवर्ण हो तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ रूप एकादेश होता है। यानी अक प्रत्याहार यानी ए ई उ री और ली वर्णों के बाद इनके जैसा ही कोई वर्ण बाद में अर्थात ए ई उ री ली हो तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यानी ये दोनों शब्द आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, इनका बड़ा रूप हो जाता है, यानी दीर्घ बन जाते हैं। फिर हमने दूसरी संधि देखी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या था, आद गुण है। आद गुण का मतलब है कि ए या आ वर्णों के बाद अचवर्ण हो, ए या आ वर्णों के बाद असमान अचवर्ण हो, अर्थात ए ई उ ए या आ वर्णों के बाद क्या हो, असमान अचवर्ण ई उ री और ली हो तो इनको गुण रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात ए या आ के बाद ई हो, उ हो, री हो और ली हो तो ये क्या हो जाते हैं, गुण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ए के बाद ई होता है तो ए के बाद उ होता है तो ओ, ए के बाद री होता है तो अर और ए के बाद ली होता है तो उसका अल हो जाता है। इस प्रकार आज हमने संस्कृत भाषा में अच संधि, अच संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि जानी और उसके बाद थोड़ा सा गुण संधि के बारे में जाना। आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।